4.7. A picture frame is hanging by two vertical strings. The tension in the string are 3.8 न्यूटन and 4.4 न्यूटन. एक पिक्चर फ्रेम है, दो स्ट्रिंग की मदद से, रोप्स की मदद से जो है वो हंग हुई है, और इसका मतलब है रेस्ट की हालत में है, और उन स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो उसने हमें दे दिया है 3.8 और 4.4. फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर. उसका वेट हमने मालूम करना है. तो सबसे पहले याद रखें, डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है. डाटा में कहीं पे भी ड्रॉ कर दें. एक पिक्चर सिंपल ड्रॉ करनी है, ऊपर दो रोप्स शो करनी है, T1 T2, उनमें टेंशन मौजूद है, और वेट जो है ऑब्वियसली इसका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा. तो हमारे पास दोनों टेंशन्स जो थी वो गिवन थी. एक का नाम हमने T1 दे दिया, वो 3.8 न्यूटन है, और सेकंड का T2 जो कि 4.4 न्यूटन है, और वो कहता था वेट मालूम कर लो. तो हमने लिख दिया W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अब ये पिक्चर फ्रेम जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में है. रेस्ट में हो तो इक्विलिब्रियम में, क्योंकि कोई भी चीज़ या रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, वो इक्विलिब्रियम की हालत में होती है. तो इस वक्त ये रेस्ट में थी, इसलिए इक्विलिब्रियम में है. और इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी ज़ीरो. तो इसका मतलब है कि फार्मूला हमारे पास है सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो. और याद रखें, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है. राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है. तो इसका मतलब है ऊपर वाली वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव लेनी है, नीचे वाली हमेशा नेगेटिव लेनी है. और राइट साइड में अगर कोई फोर्सेस लग रही होती तो वो पॉजिटिव होती हैं, और लेफ्ट साइड में कोई फोर्सेस लग रही होती तो वो नेगेटिव होती हैं. तो इस वक्त हमारे पास सिर्फ ऊपर नीचे फोर्सेस मौजूद हैं. ऊपर वाली पॉजिटिव होंगी और नीचे वाली फोर्सेस जो है हमारी नेगेटिव होंगी. तो हम देखते हैं, हमने लिख दिया कि ऊपर वाली फोर्सेस T1 प्लस T2, और नीचे वाली फोर्स भी हमने ऐड करनी है, लेकिन वो नेगेटिव में है. -W इज इक्वल टू ज़ीरो. और T1 और T2 की वैल्यूज़ गिवन थी हमारे पास, तो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी. 3.8 प्लस 4.4 माइनस W इज इक्वल टू ज़ीरो. 3.8 और 4.4 को ऐड करें तो हमारे पास 8.2 आ जाता है, और -W जो है वो दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा. तो हमारे पास W इज इक्वल टू 8.2 न्यूटन. तो इस क्वेश्चन में पिक्चर फ्रेम ज़रूर ड्रॉ कर लेना, और वेट हमारे पास आ गया 8.2 न्यूटन. सिमिलरली हमारे पास 4.8 जो है, इसमें भी हमने डायग्राम ड्रॉ करनी है. क्वेश्चन में गिवन है, वो कहता है टू ब्लॉक्स ऑफ मैसेस 5 kg एंड 3 kg आर सस्पेंडेड बाय द टू स्ट्रिंग्स एज शोन. डायग्राम गिवन होगी, लेकिन हमने डाटा में उसको दोबारा से बनानी है. और एक कहता है 5 kg का है और एक 3 kg का है. तो ऊपर वाला उसने मेंशन कर दिया 5 kg का, तो हमने उसके दरमियान में 5 kg लिखा हुआ है डायग्राम में, और उस मैस को हमने पहला मैस कह दिया M1 और दूसरे को हमने मैस M2 कह दिया नीचे वाले को. Are suspended by the two strings as shown in the figure. Find the tension in each string. दो स्ट्रिंग हमें नज़र आ रही थी, एक ऊपर स्ट्रिंग नज़र आ रही है और एक नीचे स्ट्रिंग नज़र आ रही है. तो इन दोनों में टेंशन मालूम करनी है. ऊपर वाली स्ट्रिंग का टेंशन हमने फर्स्ट किया T1 है, और नीचे वाली स्ट्रिंग का टेंशन का नाम हमने T2 किया. तो हमने डाटा में लिख दिया कि दोनों स्ट्रिंग की टेंशन्स T1 भी हमने मालूम करनी है और T2 टेंशन भी हमने मालूम करनी है. और दो मैसेज हमारे पास गिवन थे. पहले मैस को हमने M1 कह दिया, वो 5 kg है, और दूसरा मैस जो उसने हमें दिया था उसको M2 कह दिया, वो 3 kg है. डायग्राम में आप देखें तो हमें, चूँकि अगर इक्विलिब्रियम की हालत में हमें फोर्सेस का होना ज़रूरी है, क्योंकि फोर्सेस के बगैर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं. और हम देख सकते हैं कि ऊपर वाली फोर्सेस तो टेंशन से ही देख सकते हैं, नज़र आ रही हैं, लेकिन नीचे वाली फोर्सेस जो होती हैं वो मैस तो फोर्स नहीं होती है, अलबत्ता उसका वेट जो होता है वो फोर्स होती है. तो W1 जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, और नीचे वाले वेट के W2 जो है वेट वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है. वेट होता ही डाउनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है. तो नीचे वाली फोर्सेस हमने साइड में मेंशन कर दी हैं, और ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी. तो इसलिए हमने सबसे पहले सॉल्यूशन में यही दो फोर्सेस जो हैं ये कैलकुलेट की हैं. W1
W इज इक्वल टू एम जी होता है तो W1 M1G होगा। G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि 10 के बराबर होता है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50 न्यूटन। सिमिलरली W2 इज इक्वल टू M2G, M2 की वैल्यू 3 थी, G की वैल्यू 10 थी, मल्टीप्लाई किया 30 न्यूटन आ गया। अब हम डायग्राम्स को देख के सॉल्व करते हैं और अलग अलग दो हेडिंग्स डालेंगे फॉर टेंशन T1, क्योंकि एक टाइम पे एक टेंशन हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम सिर्फ इस टेंशन T1 की बात कर रहे हैं तो गौर से देखें डायग्राम में, ये अगर आप इस टेंशन T1 की बात करें तो ऊपर की तरफ इस रोप ने इस M1 को भी उठाया हुआ है और M2 को भी उठाया हुआ है, दोनों को उसने लिफ्ट किया हुआ है। तो अकेली स्ट्रिंग जो है वो दो वेट्स को लिफ्ट कर रही है। ये जो दरमियान में आपको स्ट्रिंग नज़र आ रही है इसको आप इस वक्त निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। ये स्ट्रिंग जो है ये क्या कर रही है, ये वेट W1 को भी उठा रही है और W2 को भी उठा रही है। इसका मतलब है अपवर्ड फोर्स T1 है और डाउनवर्ड इसने दो फोर्सेस को उठाया हुआ है, जो कि नीचे की तरफ वेट्स को उठाया हुआ है, जो कि नीचे की तरफ है W1 W2। तो सिर्फ अगर हम T1 की बात करेंगे तो इस स्ट्रिंग ने दो वजनों को उठाया हुआ है, ऊपर वाली फोर्स T1 और नीचे W1 और W2 है। तो हमने ऐसा ही किया कि फॉर टेंशन T1, और हमने सिंस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, और तमाम फोर्सेस कौन सी थी, ऊपर वाली T1 थी और नीचे इसने अकेली ने दो वेट्स को उठाया हुआ था, नीचे की तरफ -W1 और -W2, और इन दोनों की वैल्यूज़ गिवन थी 50 और 30, वो हमने पुट कर दी। -50 और -30 -80 होता है, और -80 दूसरी साइड में जाता है तो 80 न्यूटन बन जाता है। तो T1 हमारे पास आ गया 80 न्यूटन। अब हम सेपरेटली टेंशन T2 मालूम करते हैं। अगर आप डायग्राम को देखें तो सिर्फ इतने हिस्से को हमें मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टेंशन T2 है, ये जो स्ट्रिंग है, इसने सिर्फ एक ही वज़न को उठाया हुआ है जो कि नीचे है W2। इसका मतलब है T2 अगर ऊपर एक्ट कर रही है तो W2 नीचे एक्ट कर रही है, और टेंशन सिर्फ इस वेट की वजह से है, क्योंकि यहाँ से तो सपोर्ट हुआ हुआ है ये थ्रेड ऊपर से। तो T2 के लिए ये टेंशन निकालने के लिए इसके नीचे वाले वेट का इस्तेमाल करेंगे, और ये चूंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ऊपर वाली फोर्स T2, नीचे वाली फोर्स जो है वो W2। तो हमने ऐसा ही किया फॉर टेंशन T2, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, और ऊपर की तरफ फोर्स T2 माइनस नीचे वाली W2 इज इक्वल टू 0। W2 गिवन था जो कि -30 के बराबर था, यानी कि 30 उसकी वैल्यू थी। उसके बाद -30 दूसरी साइड में गया तो +30 हो गया। तो T2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 न्यूटन। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, सबसे पहले डेफिनेशन, every body in the universe attracts every other body with a force which is known as force of gravitation। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स से खींच रहा है, उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। फिर हमने न्यूटन के बारे में रिटर्न लिखना है कि न्यूटन फर्स्ट बंदा था जिसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, किस वजह से कर रही है, और मून जो है वो ज़मीन के गिर्द किस वजह से रिवॉल्व कर रहा है। तो उसको एंड में पता चला कि ये सब कुछ जो है ये ग्रेविटी की फोर्स की वजह से है। तो उसने रिजल्ट निकाला, ऑल दिस रिवॉल्व ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेडिंग डालनी है, और इस लॉ को हमने स्टेट करना है कि हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से खींच रहा है, और ये फोर्स जो है इसके बारे में उसने फर्दर इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है। हम जरा नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो आप देखें, ये जो फर्स्ट टू लाइंस है, F प्रोपोर्शनल M1 M2 और F प्रोपोर्शनल 1/d², यही बात उसने स्टेटमेंट में लिखी है कि हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से खींचता है, और वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके दरमियान जो फासला है उसके स्केयर के। यानी कि ये मैसेज जो है अगर बढ़ जाएंगे तो फोर्स भी हमारे पास बढ़ जाएगी, अगर मैसेज दोनों के दोनों कम हो जाएंगे तो सूरत में फोर्स भी कम हो जाएगी। और दूसरा,
डिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमने शो किया है। इसका मतलब ये है कि फासले के बढ़ने से फोर्स कम हो जाती है और फासले के कम होने से फोर्स बढ़ जाती है। तो यही दो बातें जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, एफ प्रोपोर्शनल m1 m2, यानी कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट हमने करनी है और स्टेटमेंट के बाद जो है ये हमने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। और जिसमें ये डायग्राम भी बनेगी, जिसमें हमारे पास m1 और m2 दो मैसेज हैं और इनके दरमियान फासला d से रिप्रेजेंट किया गया है और दोनों तरफ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हमने f से रिप्रेजेंट किया है। ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमने इसके बारे में लिख दिया कि हमने कंसिडर किया कि दो मैसेज थे m1 एंड m2, उनके दरमियान सेंटर्स के दरमियान फासला d था और उनके दरमियान जो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हमने एफ से रिप्रेजेंट किया है। फिर मैथमेटिकली में ये फार्मूला लिखेंगे जो नीचे है, एफ प्रोपोर्शनल m1 m2, ये रिलेशन है बेसिकली फोर्स और मैसेज के दरमियान, एफ प्रोपोर्शनल m1 m2, एफ प्रोपोर्शनल 1/d²। इसको अगर हम इक्वेशन 1 और 2 यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 इनका नाम दे दें तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं कंबाइनिंग अबव टू। इन दोनों को कंबाइन करने से हम लिखेंगे एफ प्रोपोर्शनल m1 m2/d²। ये अकेली रिलेशन और वाली जो है ऊपर वाली दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज एंड f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हम जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी का निशान जब भी ख़त्म होता है तो इक्वालिटी का निशान आता है और साथ में एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो कैपिटल G है। तो F इज इक्वल टू G m1 m2/d²। और साथ G की वैल्यू के बारे में भी हमने डिस्कस करना है। G को हम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं और इसकी वैल्यू साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की जो कि बराबर होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये जो है ये कैपिटल जी, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं या यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, ये एमसीक्यू में भी आ सकती है वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 और यूनिट भी इसका याद होना चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। क्योंकि यूनिट जो है वो चेंज करके ये वैल्यू लिखी हो तो फ़ौरन से आप इस वैल्यू को टिक कर देंगे तो एमसीक्यू आपका गलत हो सकता है। तो यूनिट एंड वैल्यू बोथ शुड बी एक्यूरेट। अब यहाँ पे चाहे तो एक्सप्लेनेशन की इसकी हेडिंग डाल लें, चाहे तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं स्मॉल वैल्यू ऑफ जी। तो इस पैराग्राफ में हमने थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना है कि चूंकि कैपिटल जी की वैल्यू बहुत छोटी है, कैपिटल जी की वैल्यू अभी हमने ऊपर देखी थी 6.673 10⁻⁻11, 10 की पावर माइनस में है। तो जब पावर माइनस में हो तो वो वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है। तो चूंकि जी की वैल्यू बहुत छोटी है इसलिए 5.1 इक्वेशन से देख सकते हैं कि जी की वैल्यू स्मॉल होने से फोर्स की वैल्यू हमेशा स्मॉल ही आ रही है। लेकिन अगर m1 m2 जो है हमारे पास वो लार्ज होते जाएं, बड़े होते जाएं, तो ऐसी सूरत में फोर्स बढ़ सकती है। इसीलिए हमारे इर्द गिर्द जितने भी छोटे ऑब्जेक्ट हैं उनमें भी अट्रैक्शन मौजूद है, लेकिन हम उनको महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो माइनर सी होती है। और अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होता जाए जिस तरह हमारी अर्थ है, उसकी ग्रेविटी जो है वो हमें खींच रही है अपने सेंटर की तरफ, तो इस तरीके से जो है मैस के बढ़ने से ग्रेविटी की फोर्स इंक्रीज होती जाती है। तो छोटे जी की वैल्यू कम होने से फोर्स हमारे इर्द गिर्द जो है छोटे ऑब्जेक्ट के दरमियान कम होती है। लेकिन सॉरी, ये कैपिटल जी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कम होने से जो है एफ की वैल्यू हमेशा कम होती है हमारे इर्द गिर्द, क्योंकि मैसेज छोटे होने की वजह से फोर्स स्मॉल ही रहती है। लेकिन मैसेज के बड़े होने से जिस तरह अर्थ है वो बड़ा हो जाता है, उसका मैस लार्ज है, जिसकी वजह से फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद है हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ।
और न्यूटन के थर्ड लॉ में हमने न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ा था, तो जिसको वो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद है, ऐसा ही हमने इस लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। हमने कहना है कि m1 जो है वो m2 के ऊपर एक फोर्स लगाती है, उसको f से रिप्रेजेंट किया है, तो m2 भी m1 पे फोर्स लगाएगी जिसकी मैग्नीट्यूड f के बराबर ही होगी। दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ है। तो mass m1 attracts m2 towards it with a force, or and m2 also attracts m1 towards it with the same magnitude of force. Both are equal and opposite. This is according to Newton third law. तो ये बात जो है ये हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने एक्सप्लेन करनी है।